कल हम क्या कर रहे थे, कपलिंग स्कीम कर रहे थे, है ना। और कपलिंग स्कीम के अंदर मैंने एलएस कपलिंग तो एग्जांपल दे दिया था मेरे ख्याल से, जेजे कपलिंग का रहता है। तो उसके थ्रू भी मैं आपको बता देती हूँ कि जेजे कपलिंग के थ्रू आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर दी हुई हो तो आप वहां पे कैसे करके आओगे उस चीज को। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी और इसके रिगार्डिंग आप टर्म्स बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, रेडी हो? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए देखो, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही पीडी वाला ले लेते हैं, ठीक है। पीडी वाला एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन का ले लेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमारा L1 कितना हो गया, हमारा L1 की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ से L2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, L2 की वैल्यू आपकी हो गई है यहाँ पे 2, है ना। क्योंकि डी ऑर्बिट के रिगार्डिंग आपका एल कितना होता है, 2 होता है। और स्पिन हमने बताई थी कि स्पिन S1 जो होगी और S2 होगी, वो दोनों के लिए इनिशियली किसमें होगी, हाफ में। तो आपका ये कितना हो गया, हाफ। और सिमिलरली आपके S2 की वैल्यू भी कितनी हो गई है, आपकी हाफ हो गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टर्म बतानी थी। अब टर्म्स किसके अकॉर्डिंग बतानी है आपको, P और D की उसमें जे कपलिंग के भी हाफ में बतानी है, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली LS कपलिंग से पूछी जाती है, लेकिन आपका जे कपलिंग के थ्रू भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जे कपलिंग अगर हमने करवानी है तो जे कपलिंग के अंदर मैंने कल आपको बताया था, आप बताओ कैसे होगा जे कपलिंग के अंदर, जे कपलिंग स्कीम बताई थी ना, बताइए कैसे स्टार्ट करें जे कपलिंग में। मैम L1 प्लस S1 से L1 माइनस S1 J1 के लिए, और L2 माइनस S2 से और L2 प्लस S2 तक मैम, जो J2 के लिए फिर मैम J1 प्लस J2 से कर लेंगे। हाँ, तो जे कपलिंग जब करते हैं वहां पे J1 और J2 पहले कैलकुलेट करेंगे, और फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उनकी वैल्यूज जितनी आएगी वो हमारी J की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम J1 के लिए करते हैं। तो J1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी टोटल है ये, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड में चलेगी, L1 प्लस S1 से लेके आपकी वैल्यू कहाँ तक आपकी जाएगी, ये जाएगी आपकी L1 माइनस S1 तक, ठीक है। तो आपकी टर्म्स देखो, 1 प्लस में हाफ और 1 माइनस हाफ, तो 1 प्लस हाफ करते हैं तो 1 प्लस हाफ में क्या हो गया, 3/2, ठीक है। और 1 माइनस हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉड के उसमें है, तो ये हाफ आ जाएगा। और 3/2 और 1/2 के बीच में और कोई टर्म आएगी, नो मैम। नहीं आएगी ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारी सिर्फ 2 टर्म्स, ठीक है। अब किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, J2 के लिए। तो J2 के लिए फाइंड आउट करिए, J2 की उसमें कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे L2 प्लस में 5/2। एक मिनट, हाँ, एक 5/2 आएगी, से लेके आपकी वैल्यूज आएंगी L2 माइनस S2 तक। तो 2 प्लस हाफ तो 5/2, और 2 माइनस हाफ 3/2। 3/2। तो 3/2 और 5/2 के बीच में और कोई टर्म आएगी क्या, और कोई टर्म एग्जिस्ट करेगी, नो मैम। नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सी हो जाएगी हमारी, सिर्फ इतनी। और 5/2 से हाफ के बीच में, मैम 3/2। 3/2 करेगी मैम। हाँ,
ठीक है, इसको ध्यान देना, पेपर में भी कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे इस चीज में। ठीक है, इंटीजर में अगर 5 से 3 के बीच में होती तो एक 4 भी एग्जिस्ट करता, लेकिन अब फ्रैक्शंस में है तो फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस वाली टर्म ही आएंगी ओनली। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, टोटल जे के लिए बताना है। तो टोटल जे के लिए आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, यहाँ पे देखो, J1 प्लस J2 से लेके आपकी कितनी वैल्यू तक जाएंगे, आपकी J1 माइनस J2 तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब आपने ये J1 प्लस J2 कर रहे हो तो J1 आपका किसके लिए है, L1 के लिए था, है ना, और J2 किसके लिए है, L2 के लिए है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप जो पूरी टर्म बताओगे ना, ठीक है, अब ये किसके लिए आप जो टर्म्स लिखोगे वो एक बार उन टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बता रहे हो, सिर्फ यहाँ पे जे की वैल्यूज बताओगे। ठीक है, क्योंकि पूरी टर्म जो है वो तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बताई जा सकती थी, एलएस कपलिंग के थ्रू ही बताई जा सकती थी, जिसमें आपकी ये पूरी टर्म्स आती है ना, जिसमें टर्म्स भी बता सकते थे। अब इसमें क्या है, J1 और J2 से तो हम खाली J ही यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस J1 से J2, अब ये J1 और J2 की वैल्यू आप कौन सी लेके चलोगे, 3/2 और 5/2। तो इसके अंदर आपके टर्म्स के उसमें कैसे दिया जाएगा, इस तरीके से कोई दो टर्म्स आपकी ली जाएंगी और फिर यहाँ पे लिखोगे कि टोटल कितना बन गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी टर्म के अंदर भी बताई जाएगी कि टोटल कौन कौन सी टर्म्स इसमें एल और एस की एग्जिस्ट कर रही है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जे आपका इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके से मेंशन किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, J1 और J2, J1 माइनस J2 तक की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन सकते हैं आपके, एक आप ले सकते हो 3/2 और 5/2 वाला। ठीक है, और एक अपना कौन सा बन सकता है, यहाँ से देखो, 3/2। यहाँ से देखो, एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन, एक आपका ये वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक कौन सा बन रहा है आपका 5/2 एंड हाफ का कॉम्बिनेशन, और एक आपका हाफ से 3/2 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप फटाफट से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करिए फटाफट। ठीक है, आपने की है 4-1, क्या मतलब है अंकिता इसका 4-1? मैम जब अपन ने 3/2 और 5/2 लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के लिए। ऐसे फिर अपन J1 माइनस J2 के लिए करेंगे ना, तो उसके लिए बना जाएगी, उसके लिए किया है ये। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर देखो एलएस कपलिंग के अंदर तो टर्म्स आती हैं वहां पे। ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म्स आई थी पीडी के लिए, 12 आई थी ना। कल जो हमने क्वेश्चन किया था पीडी कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल 12 टर्म्स थी ना। पीछे था और क्या है? यस मैम।
बच्चे बोलो नहीं पीछे से। कहाँ चला गए? 1 मिनट। अब आ गए। देखो तो इसके अंदर अब देखो टर्म्स जो इसमें लिखी जाएंगे ना वो ऐसे लिखी जाती हैं। आपका J1 यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और J2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 5/2। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी J की वैल्यू कितनी हो रही है? 5/2 प्लस में 3/2 यानी कि 8/2। 8/2 का मतलब यानी कि 4। ठीक है, फिर कहाँ लास्ट 5/2 माइनस में 3/2 करेंगे तो 2/2 यानी कि कितनी हो गई 1। तो बीच में कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर गई? 3 और 2 और आएगी। ठीक है, तो 4 वैल्यू तो इसके लिए हो गई। दूसरा लिखो यहाँ पे, दूसरा कौन सा हो गया हमारा? 3/2 और 3/2 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 3/2 और 3/2 कॉम्बिनेशन अगर हम बना रहे हैं तो 3/2 प्लस 3/2 करेंगे तो 1 और 3/2 माइनस 3/2 करेंगे तो 0। यहाँ से हमारी 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, उसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन लेके चलो। तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? जब आपका J1 कितना है बच्चों? हाफ है और J2 की वैल्यू कितनी मैम है? आपने 100। 3/2 3/2 ऐड किया तो 1 कैसे आया? हम 3 अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 3 और 3 6 और हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी 3 सॉरी। है मैम इधर। हाँ हाँ, मैं हाफ समझ गई उसको। 1 मिनट। 3 + 3 6, 6/2 3। ठीक है, और 3/2 माइनस 3/2 0। अब तो ठीक है। यस मैम। और बीच की वैल्यू आ गई 3 2 1 0। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं हाफ और 5/2 का। हाफ और 5/2 का अगर लेके चलेंगे तो 5 प्लस में 1 6, 6/2 यानी कि 3 और 5 माइनस 1 4, 4/2 कितना हो गया? 2। ठीक है, तो 3 2 इसके तो 2 ही है ना? यस मैम। ठीक है, और नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका? हाफ और 3/2। 3/2। ठीक है, हाफ और 3/2 वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो हाफ और 3/2, हाफ प्लस 3/2, 3 + 1 4, 4/2 यानी कि 2 और 3 माइनस में 1 2, 2/2 कितना हो गया? 1। और बीच में कोई एग्जिस्ट कर नहीं रहे। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? कितनी टर्म्स आ गई हैं बताओ? 4 तो यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 12 टर्म्स हो गई ना? यस मैम। ठीक है, तो आपने क्या देखा? ये देखा कि LS कपलिंग हो या JJ कपलिंग हो, दोनों में टर्म्स तो आपकी कितनी बनेंगी? 12। लेकिन जहां पे आपको ये बोला जाए कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की फॉर्म में आपको बताना है तो आप किसको प्रेफर करोगे? LS कपलिंग को या JJ कपलिंग को? LS। LS कपलिंग को करोगे, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें SPDF की फॉर्म में मिल रहा है ना? और यहाँ पे तो हम उस फॉर्म में बता ही नहीं पाएंगे, या बता पाएंगे? यहाँ पे तो खाली हम किसको बता पाएंगे? J1 और J2 को। J1 J2, आपके J1 J2 की वैल्यू के बेस पे आपकी कितने आपकी टर्म्स बन रही है, आप सिर्फ यहाँ पे इस चीज को बता पाओगे। ठीक है, और हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ ये जो लिखोगे ना नोटेशन, ये J1 का कॉम्बिनेशन होगा और ये किसका होगा? J2 का होगा। तो अगर कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये इस तरीके से टर्म आपकी पूछे JJ कपलिंग से, तो जो ऑप्शंस होंगे उनमें ध्यान देना कि ये आपके कहीं अल्टरनेट मतलब इनको चेंज करके तो नहीं लिखा उसने, ये इन टर्म्स को। टर्म्स तो उसने बता दी कि ये बनेंगी। ठीक है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, J2 प्लस में J1 करो या J1 प्लस J2 करो, कॉम्बिनेशन तो टर्म्स का 4 3 2 1 ही निकलेगा।
है ना। लेकिन इसको ध्यान में रखना कि J1 इनिशियली कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, फिर किसके साथ, J2 के साथ में। यहाँ पे भी हमने देखो यही लिखा है, ये टर्म आपकी कौन सी है, J1 की, और ये टर्म कौन सी है आपकी, J2 की टर्म है। सिमिलरली ये किसकी थी आपकी, J1 की, और ये किसकी थी आपकी, J2 की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, कॉम्बिनेशन तो फाइनल आपके यही बनेंगे, ठीक है, लेकिन ये J1 और J2 ये जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है, ये आपका किस साइड है, ठीक है, इसको ध्यान में देना है आपने। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको DF के लिए LS कपलिंग और JJ कपलिंग के थ्रू आप इसको करो अभी, और मुझे टर्म्स बताओ कि कितनी बनी। ठीक है, फिर पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग, या पहले बता देती हूँ, छोटा सा ही टॉपिक है आपका पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग का, उसके बाद आप इसको करना, क्योंकि अगर रह भी जाता है तो आप घर से भी कर सकते हो उसको। बच्चों आपका टॉपिक है नेक्स्ट, पेनिट्रेटिंग एंड आपका नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, वो आपका 3 मार्क्स के अंदर पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग के बारे में पूछेगा। ठीक है, अगर 3 मार्क्स में पूछेगा तो उसके सफिशिएंट नोट्स मैंने आपको बताए हैं, वही करना है। ठीक है, इतना ही पूछेगा वो पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग के अंदर। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन भी बनता है क्या, जब मैं आपको कल के टॉपिक के अंदर नेक्स्ट बताऊंगी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, तो जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पूछा जाता है ना स्टूडेंट्स, वो ओनली स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं पूछेगा, उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन फॉर्म है जो कि पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग के लिए भी होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होगा, वो ऊपर के क्वेश्चन के अंदर तो पूछेगा कि पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, और नीचे बचा जो आपका पोर्शन होगा, जैसे 3 मार्क्स में वो पूछ लिया, 6 अभी भी आपके रिमेनिंग है ना मार्क्स, तो उस 6 में वो ये कहेगा कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का आपको पूरा डेरिवेशन करना है फॉर द पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। ठीक है, तो उसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का पूरा डेरिवेशन करना है, साथ में 3-4 लाइन का लास्ट का एक स्पेशल केस बनते हैं इनके। ठीक है, जो आप जब आप स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन करोगे, उसके स्पेशल केसेस के अंदर आपको वो बताना है पेनिट्रेटिंग के लिए और नॉन पेनिट्रेटिंग के लिए। मैं दोनों ही करवाऊंगी, तो एग्जाम में अगर आपको ये कहे कि आपको पेनिट्रेटिंग के लिए करना है ऑर्बिट के लिए, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वाला वो पूरा टॉपिक करना है, प्लस में जो पेनिट्रेटिंग वाला स्पेशल केस है वो करके आना है। ठीक है, और नॉन पेनिट्रेटिंग के लिए बोलेगा तो पेनिट्रेटिंग वाला कर, पहले स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पूरा करना है, फिर उसके बाद नॉन पेनिट्रेटिंग का करना है ओनली वहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना बच्चों कि ये एटॉमिक का जो सिलेबस है वो इजी है सिलेबस, लेकिन लेंथ ही रहेगा। ठीक है, सिलेबस इजी है लेकिन लेंथ ही रहेंगे टॉपिक पेपर में करने के लिए। समझ में आ रहा है ना आपको, तो इसके एग्जाम में जब आप बैठो करने के लिए प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस की लिखने की, क्योंकि अगर आप वहां पे उनके सारी चीजों को वैल्यू पुटिंग अप करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो थोड़ा और ज्यादा आपके लिए उस टाइम पे टिपिकल हो जाएगा। तो अब जैसे समझ रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना। अभी से बता रही हूँ मैं आपको कि इसके अंदर फिर, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को पेपर देते हुए, वो इस पेपर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये बोलते हैं मैम क्वेश्चन तो आते थे लेकिन लेंथ ही पड़ गया, इसीलिए हमारे क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, कईयों के बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती, तो उनके मुंह से ये सुनने को भी मिला है मुझे कि नाम तो सुने हुए हैं, लास्ट में भी आता था, लेकिन मैडम 1-2 स्टेप भूल गए जिसकी वजह से सारा का सारा क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें इसके अंदर इस पेपर में देखने को मिलती है, तो आप प्रिपेयर रहें, ऐसी चीजें आपके साथ ना आए इसके। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख के ही आपने सारा का सारा इसमें पेपर अटेम्प्ट करना है अपना, बिल्कुल अच्छी तरीके से।
ठीक है। तो अब देखो पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के बारे में बताते हैं। तो बच्चों इसके अंदर पेनिट्रेटिंग क्या होता है कि आपका एटम का ये एटॉमिक कोर है जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन कितना पेनिट्रेट करके इस न्यूक्लियस के पास तक जा सकता है, उसको उस इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें किसके उसमें बताना है, ऑर्बिट्स के फॉर्म में बताना है। तो ऑर्बिट्स के लिए भी ये यही बताता है, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर आपको पता है L इज इक्वल टू किसकी फॉर्म में है, आपका K की फॉर्म में, और उस ऑर्बिट की शेल ये हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है, और इसी की फॉर्म में हम किसको भी बताते हैं, हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दो ही कॉन्सेप्ट से आपके पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट को डिफाइन करना है, ठीक है। क्या डिफाइन करोगे, पहला तो यही हो गया कि ऐसे ये वो ऑर्बिट्स होते हैं अगर जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट करके चले जाते हैं, ऑर्बिट जिनके अंदर पॉसिबिलिटी है इस टाइप के होने की, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। और ऐसे ऑर्बिट्स जिनके अंदर हम एटॉमिक कोर के यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं करके जा सकते, उसको बोलेंगे नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, ठीक है। ये तो इसके नाम से ही डिफाइन हो गया है, करेक्ट। अब किसके बेस पे बताना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर की फॉर्म में बताना है। तो ध्यान रहे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एटॉमिक जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है, अगर ये नियरली दोनों आपस में इनकी वैल्यू सेम है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका किसका होगा, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का होगा। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू के बीच में कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब जब हम एजिमुथल क्वांटम नंबर के उसमें से अगर कोई प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर को का डिफरेंस देखे इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आ गया, यहाँ पे तो ये नियरली इक्वल थे, तो मे बी 0 और कुछ सम बहुत स्मॉल आएगा डिफरेंस, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर कुछ देखने को मिलता है तो वो ऑर्बिट कौन सा होगा, आपका पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट होगा, ठीक है। इनकी कुछ एग्जांपल है कि किसी भी एल्कलाइन मेटल वगैरह के उसमें आप एफ ऑर्बिट्स के बारे में, क्योंकि ये जब जहां पे आपकी एन और के की वैल्यू इक्वल होगी उन्हीं ऑर्बिट्स का ही तो नाम लेंगे ना। तो हम जब किसी भी एल्कलाइन मेटल के अंदर एफ ऑर्बिट को देखेंगे तो वहां पे हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पूरे नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हम किसके बारे में बात करें, किसी भी उसकी एस और पी आपके ऑर्बिट्स के बारे में, तो वो आपके जैसे पोटेशियम का हो गया, सोडियम का हो गया, किसी भी उसका बता सकते हैं। तो ये हमारे किसके उसमें हो जाएगा, हमारा पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में, क्योंकि यहाँ पे आपके एजिमुथल और जो आपका क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू वहां पे लार्ज उसमें जरूर हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। और जहाँ पे ये नियरली इक्वल आ जाता है उसको क्या बोलेंगे, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना सही है। इसका फिगर भी हम बना सकते हैं। फिगर के अंदर कुछ इस तरीके से ये बनेगा, ये आपका पूरा, ठीक है, ये तो ठीक ही बन गया। यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा ऑर्बिट जो आपका इस तरीके से मूव कर रहा था न्यूक्लियस के उसमें, तो ये पेनिट्रेट करके चला गया वहां पे, ठीक है। देख रहे हो, अगर मान लो कि ये एटॉमिक कोर थी, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस था और ये हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के उसमें था, और ये इस तरीके से उसको पेनिट्रेट करके चला गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई भी ऑर्बिट है, ठीक है, ये हमारा ऑर्बिट है, और यहीं के उसमें वो क्या कर रहा है, इस तरीके से, एक मिनट इस तरीके से मूव करे जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये इसके बाहर नहीं गया, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये इसकी अंदर वाली शैली है, और न्यूक्लियस आपका यहाँ है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस को वो पेनिट्रेट नहीं करके गया, ठीक है, देखो बिल्कुल बाहर की बाहर ही रह गई, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग का। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से क्या समझते हो, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से आप ये चीज समझते हो कि स्पिन यानी कि एस
ऑर्बिट यानी कि एल और एस किसी उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो आपका जे टर्म्स बता के जाएंगे। यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम आपको पता चलेगा कब, जब आपका इंटरेक्शन होगी, यानी कि आप मिक्सअप करोगे किसका, स्पिन टर्म का उससे रिलेटेड और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो जहां भी किसी भी उसमें आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की इंटरेक्शन होगी किसके साथ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ, तो उस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलेंगे। तो हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर डबलेट टर्म सेपरेशन भी हमारा सिलेबस के अंदर है कि डबलेट टर्म्स आपकी कैसे आएंगी और टर्म सेपरेशन कैसे रहेगा। जैसे मैंने आपको ध्यान है, मैंने ये बताया था कि एस की तो एक ही वैल्यू आ रही थी और पी के लिए दो वैल्यूज आई थी आपकी। एक तो आपकी आई थी पी 3/2 जब आपको टर्म नोटिफिकेशन करवाई थी, आई थिंक आपको ध्यान में होगा। एक तो आपकी पी 3/2 और एक टर्म आई थी पी हाफ। ठीक है, तो इनके बीच में गैप कितना होगा ये हमें कौन बताएगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का डबलेट टर्म सेपरेशन ही बताएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर डी ऑर्बिट लेते हैं ना बच्चों, तो डी ऑर्बिट के अंदर भी क्या होता है, दो टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी, आपकी डी 5/2 एग्जिस्ट करेगी और एक कौन सी होगी आपकी डी 3/2। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपकी एग्जिस्ट करेंगी। इसी तरीके से आपकी एफ के अंदर कौन कौन सी होगी, 7/2 और 5/2। आप कहोगे कि ये कैसे आ रही हैं, तो मैंने आपको वहां पे बताया था, आपने क्या करना है, एल और एस लेना है और इन दोनों की इंटरेक्शन करवानी है, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस। तो मैंने आपको बताया था एल आपका अगर 1 है, सपोज आप पी के लिए ही यहाँ पे बताना चाह रहे हो, तो एल आपका 1 है और एस कितना है, यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी लेते हैं, स्पिन की हाफ कंसीडर करते हैं ना। तो अगर एस की वैल्यू आपकी हाफ है, तो आपके टोटल जे कितना बनेगा, 1 प्लस हाफ से लेके 1 माइनस हाफ, तो टोटल कितने बने आपके, दो टर्म्स बने हैं यहाँ पे। कौन कौन सी, 3/2 एंड हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि एक पी के लिए कितने उसमें टर्म्स में वो डिवाइड हो रहा है, दो में होगा, 3/2 और हाफ। इसी तरीके से अगर डी के लिए हम देख रहे हैं, टर्म नोटिफिकेशन देखेंगे कितनी आएंगी, तो डी आपका दो में होगा। एल की वैल्यू आप यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए और एस की वैल्यू वही सेम हाफ कर दीजिए, तो कितनी हो गई, 2 प्लस में हाफ यानी कि 5/2 ये वाला, और 2 माइनस में हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 - 1 3/2। ठीक है, तो ये टर्म्स आपकी आ गई हैं इसके अंदर। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब कल जब हम करेंगे तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन करेंगे। अभी आपके पास 5 मिनट्स हैं, तो फटाफट से आप क्या करोगे, मैंने डी एफ कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताया है कि टोटल टर्म्स फाइंड आउट करिए। ठीक है, और स्क्रीन शेयरिंग का टाइम हो तो स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, अदरवाइज जिसने भी कर रखा है, ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज बता देना अगर क्लास ओवर हो जाती है तो। ठीक है, कि डीएफ के लिए रिगार्डिंग कितनी टर्म्स बनेगी, और अगर किसी को नहीं आता सॉल्व करना तो बता दीजिए, मैं एक इसकी लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप वहां से उसको वेरीफाई कर सको। बता दो अभी अगर करना हो तो, एक उसके लिए। नो मैम, कर लेंगे। ठीक है, कर देती हूँ। अगर किसी ने अगर नहीं हो पा रहा है तो 19 बनेंगी, मानसी 19 टर्म बनी है। यस मैम। ठीक है, और किसी ने बनाई है, क्योंकि मैंने अभी ये करके नहीं देख रखा, मुझे भी एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि पीडी के लिए भी मैंने यही किया था और उसके लिए भी। तो टोटल टर्म सुप्रिया की 20 बनी है। कोई रह तो नहीं गई मानसी? नो मैम, चलो आप मैं एक बार दोबारा अपने, चेक कर लूंगी। हाँ दोबारा चेक कर लेना, नहीं तो मैं इसकी एक डाल ही दूंगी डीएफ के लिए। डीएफ ऑर्बिट के लिए मैं पूरा डाल दूंगी। ठीक है, एलएस कपलिंग के थ्रू कितनी टर्म्स बनती हैं और जेजे के लिए, तो आप वहां से वेरीफाई कर लीजिएगा सभी। ठीक है, अगर किसी की गलत आ रही है या कितनी भी आ रही हैं, उन टर्म्स को एक बार वेरीफाई कीजिएगा वहां से।
अंजू कितनी बनी टर्म्स? चलिए आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, मैं भी बता दूंगी। कितनी अंकिता? 20। ठीक है, तो एक बारी मैं भी कर लूंगी, ठीक है, आप वेरीफाई कर लेना एक बारी। ओके मैम। ठीक है, ओके, बाय बाय।